न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और मैं हूं मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। 4 मार्च से तिहाड़ जेल में बंद सुब्रत रॉय ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। न सिर्फ सहारा प्रमुख की रिहाई से इनकार कर दिया है, बल्कि निवेशकों को पैसा लौटाने के उनके नए प्रस्ताव को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सहारा ने 60 दिन में 10,000 करोड़ लौटाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कोर्ट ने फिर से नया प्रस्ताव मांगा। दरअसल निवेशकों को 20,000 करोड़ लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय घिरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक निवेशकों को पैसा लौटाने का ठोस प्रस्ताव नहीं दिया जाता, सुब्रत रॉय को रिहा नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि संयुक्त सचिव और उनके ऊपर के अफसरों की जांच और पूछताछ के लिए सीबीआई को मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। पहले बड़े अफसरों की जांच पूछताछ केंद्र सरकार की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के इसी ऐतिहासिक फैसले को देखते हुए इसके बाद बड़े अफसरों की जांच और पूछताछ के लिए सीबीआई को केंद्र सरकार का मुंह नहीं ताकना होगा। भ्रष्टाचार के केस की जांच के दौरान अब सीबीआई सीधे बड़े अफसरों से पूछताछ कर सकेगी। ललित मोदी आखिरकार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन ही गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीलबंद लिफाफे को खोलकर परिणाम की घोषणा की और जैसा कि कयास लगाया जा रहा था, ललित मोदी ही विजेता बने। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव पिछले साल दिसंबर में हुआ था, लेकिन कानूनी अड़चन के चलते रिजल्ट पर रोक लग गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये रोक हटाई और रिजल्ट का सीलबंद लिफाफा खोला गया, ललित मोदी ने बाजी मार ली। बारह साल पुराने हिट एंड रन केस मामले में सलमान खान की पेशी है। सलमान खान कोर्ट पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि चश्मदीद भी कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं। दोनों के बयान दर्ज किए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। सामाजिक रूप से निचले वर्ग से आया हूं, इसीलिए मेरी राजनीति उनके लिए नीच राजनीति ही होगी। उन्होंने ट्वीट कर यह भी कहा कि निचली जातियों के त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ की देश को इस ऊंचाई पर पहुंचाने में अहम भूमिका है। मोदी ने इसके आगे ट्वीट किया है कि प्रियंका गांधी ने इस तरह का पलटवार उन पर किया है। इसी नीच राजनीति की ऊंचाई पिछले 60 सालों के कुशासन और वोट बैंक की राजनीति से भारत को मुक्त कर भारत मां के कोटि के जन के आंसू पोंछेगी और भारत को समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाएगी। दरअसल बयान जारी कर कल प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर पलटवार ये किया था और कहा था कि अमेठी की धरती पर मेरे शहीद पिता का अपमान किया गया। अमेठी की जनता इस हरकत को कभी माफ नहीं करेगी। इनकी नीच राजनीति का जवाब मेरे बूथ के कार्यकर्ता देंगे। इंडियन न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में मोदी ने हालांकि कहा कि उन्होंने राजीव गांधी का अपमान नहीं किया है, बल्कि जो तथ्य हैं उसे ही बताया है। मैंने कुछ शब्द प्रयोग नहीं किया है, मैंने एक घटना का वर्णन किया है और वो घटना इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। सिर्फ उस घटना का रिफर कर दिया जाए और आंध्र में उसी घटना के कारण कांग्रेस पार्टी को 20 साल तक आंध्र खोना पड़ा। दरअसल कल अमेठी में नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को निशाने पर लिया था और कहा था कि राजीव ने आंध्र प्रदेश के तब के सीएम को सरेआम बेइज्जत किया था। उनके इसी बयान पर प्रियंका गांधी भड़की हुई हैं। राजीव गांधी का गुस्सा ऐसा भड़क गया, आंध्र के चुने हुए मुख्यमंत्री उससे उम्र में डबल थे, अंजैया जी, उनको एयरपोर्ट पर इन्होंने डांटा, अपमान
अपमानित किया। उधर प्रियंका गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मोदी ने अपना असली रंग दिखाया है। उन्होंने अमेठी में शहीद राजीव जी की आलोचना की है। उन्हें इस पर माफी मांगनी चाहिए। साथ ही मोदी ने कांग्रेस के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि मोदी जहर उगल रहे हैं। तो हम तो जानते हैं कि जो मैडम सोनिया जी ने कहा है कि सत्ता जहर होती है और सबसे ज्यादा समय सत्ता में कांग्रेस के लोग रहे, तो सबसे ज्यादा जहर उन्हीं ने चखा है और हो सकता है वही जहर अब उगलते होंगे। राहुल गांधी के अमेठी विकास पर भी नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़े किए। टॉयलेट क्यों नहीं होना चाहिए, रोड क्यों नहीं होना चाहिए, बिजली क्यों नहीं होनी चाहिए? मैंने तो बड़ी सीधी सीधी बात कही है और मैं मानता हूं अब देश की जनता को राजनेताओं से, कोई भी हो, मोदी हो तो मोदी से भी इन्हीं चीजों का जवाब मांगना चाहिए अब देश ने। मोदी ने एबीसीडी वाले बयान पर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि एबीसीडी का मतलब है अमेठी में भी चाहिए विकास। उनका अमेठी वाला एबीसीडी ये है कि अब तो डेवलपमेंट चाहिए। उनका एबीसीडी है अमेठी में भी चाहिए डेवलपमेंट। नरेंद्र मोदी फैजाबाद में रैली कर रहे थे कि तभी मंच पर भगवान राम की तस्वीर लगी थी। इसी को लेकर राजनीति गर्मा गई। मोदी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मंच कैसा बना था। अभी उतरा तब पता चला बोले ऐसा कुछ था। और उसकी इलेक्शन कमीशन को शिकायत हुई है कि अब मुझे मालूम नहीं है, तो मैं तो गया एकदम सीधा मंच पे जाके भाषण किया। स्थानीय लोगों ने क्या किया होगा मुझे मालूम नहीं। बीजेपी मोदी को सुनामी कह रही है और इसी का जवाब देते हुए कुछ दिन पहले अमित शाह ने भी यही बयान दिया था और कहा था कि सुनामी में सारे दागी भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएंगे। इस पर नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह की बात का खुलकर समर्थन किया। मैं भी कहता हूं सुनामी विनाश लाती है और विनाश ही लाएगी। कांग्रेस का विनाश, देश को लूटने वालों का विनाश, देश को बर्बाद करने वालों का विनाश, देश में रुकावटें पैदा करने वालों का विनाश। तो ये सही है, अमित भाई ने सही कहा है। अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या वो किसी और पार्टी का समर्थन लेंगे? इस सवाल के जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। देश की जनता बहुत समझदार है। राजीव गांधी के बाद ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें देश की जनता किसी भी प्रकार के जो और तो के बिना क्लियर कट मैंडेट देने वाली है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के प्लान बी को लेकर सवाल करते रहे हैं और इसी को लेकर नरेंद्र मोदी ने उनका कोई और प्लान नहीं है ये बात कही। क्या बीजेपी के अंदर कोई प्लान बी भी है सरकार बनाने का? राजनाथ जी ने 50 बार कहा है कि प्लान ए के सिवा हमारे आगे कोई गाड़ी है ही नहीं। हमारी अल्फाबेट में ए के बाद कोई रखा ही नहीं उन्होंने, राजनाथ जी ने कहा है। पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर जब सवाल पूछा गया नरेंद्र मोदी से तो उन्होंने कहा कि हम आंख दिखाकर या फिर आंख झुकाकर बात करने में विश्वास नहीं करते। आंख दिखाकर के दुनिया में संबंध बनते हैं, इम्पॉसिबल। आंख झुकाकर जीने से भी कोई फायदा नहीं है और इसलिए दुनिया के देशों के साथ आंख मिलाकर के बातचीत करने की ताकत वाले संबंध होने चाहिए। मोदी ने उनके आने से अल्पसंख्यकों में खौफ फैलने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार आते ही ये डर खत्म हो जाएगा। ये कांग्रेस की मजबूरी है या तो जो लोगों की धरती खिसक रही है उनकी मजबूरी है। जहां तक मोदी का सवाल है, मेरा 14 साल का रिकॉर्ड है गुजरात का, लोग जानते हैं मैं कैसे कारोबार चलाता हूं और वही आने वाले दिनों में दिखने वाला है। इस चुनाव में सीनियर्स को लेकर नरेंद्र मोदी से कई बार सवाल किए गए, उन्हें निशाने पर लिया गया। कांग्रेस के आरोपों पर नरेंद्र मोदी ने कहा पहले वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें।
कांग्रेस वालों ने तो बाकायदा इसको मुद्दा बना रखा है कि आपने जितने भी पुराने लोग थे उनको किनारे कर दिया। कांग्रेस वालों के पास कुछ नहीं है जी। सीताराम केसरी के साथ क्या किया था उन लोगों ने, नरसिम्हा राव के साथ क्या किया था। नरेंद्र मोदी अपने दिए गए इंटरव्यू में काट छांट से नाराज थे। मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। दूरदर्शन ने मेरे से समय मांगा, मैंने उनको समय दिया। अब बाद में जो कथाएं सुनने को मिली है, तो मैं चाहता हूं कि जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले संगठन है, मीडिया के लोग हैं, इसको एक केस स्टडी मान करके अपना ही इंटरनली करेक्ट कैसे करना उसका मूवमेंट करें। इस खास इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी में भी कई भ्रष्टाचार के केसेस आए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं कि करप्शन हटाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने काले धन पर भी अपनी मंशा साफ की। मोदी ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि देश में कितना काला धन है, लेकिन जो भी है वो वापस जरूर आएगा। ये तो हकीकत है कि परसेप्शन तो है कि भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ है। मैं भी परसेप्शन के आधार पर बोलूंगा, लेकिन मेरे पास कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। देश की जनता को विश्वास देना चाहिए कि भाई विदेशों में इतना पड़ा है और इतना हम ला पाएंगे, ऐसे ला पाएंगे। नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से टैक्स भरने वालों को गिफ्ट देने की बात कही। हमने कहा है कि विदेश से अगर ऐसा धन आता है, वापस मिलता है, कुछ परसेंटेज मैं इस सैलरी क्लास वालों को जिन्होंने ईमानदारी से देश को रेवेन्यू दिया है उनको गिफ्ट दूंगा। नरेंद्र मोदी वडोदरा और वाराणसी से चुनाव मैदान में हैं। वाराणसी को एक वक्त दिए जाने के सवाल पर मोदी ने कहा कि वो गंगा की इस नगरी को पूरा वक्त देंगे। क्या आप काशी को उतना समय दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, क्यों नहीं दे पाएंगे, बहुत दे पाएंगे। कल नरेंद्र मोदी ने अमेठी में पहली बार प्रियंका गांधी पर निशाना साधा था और उन्हें अहंकारी तक बता दिया। अमेठी की रैली में नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को परेशान तक करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल खुद इतने परेशान हैं, उन्हें हम क्यों परेशान करेंगे। मोदी ने गांधी परिवार को ललकारते हुए कहा कि पूरा परिवार एक साथ मिलकर भी अमेठी के 10 गांवों का नाम तक नहीं बता पाएगा। मोदी ने कहा कि अमेठी को 40 साल में गांधी परिवार ने बदहाल बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि अमेठी की सूरत इस कदर बदल देंगे कि विदेश से लोग केस स्टडी करने यहां आएंगे। चुनाव में बहुमत न मिलने पर राहुल गांधी विपक्ष में बैठेंगे। अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो मोदी क्या करेंगे? सवाल के जवाब में मोदी ने कहा उनकी केतली तैयार है, वो चाय बनाएंगे। नरेंद्र मोदी की अमेठी रैली के बाद अब कांग्रेस वाराणसी में मोदी को घेरने की तैयारी कर रही है। हालांकि प्रियंका गांधी के वाराणसी जाने की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर राजनीति में जाने से इंकार कर दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं होगा। फैजाबाद में नरेंद्र मोदी के मंच पर भगवान श्रीराम की तस्वीर लगाए जाने पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। दरअसल मोदी के मंच पर राम की तस्वीर लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी और इसे आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बताते हुए कार्रवाई करने की मांग की थी। फैजाबाद में मोदी के विवादित मंच पर बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि चुनाव आयोग से नोटिस आएगा तब जवाब देंगे। दरअसल अयोध्या के करीब फैजाबाद में कल मोदी की रैली के लिए जो मंच तैयार किया गया था उसके पीछे पर्दे पर भगवान राम की तस्वीर लगी थी। चुनाव आयोग को चुनौती देना बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भाषण देते हुए चुनाव आयोग को हिंसा और धांधली रोकने में नाकाम बताया था। मोदी पर केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। यूपी के बलरामपुर में बेनी ने कहा कि बीजेपी ने ऐसे इंसान को पीएम उम्मीदवार बनाया है जिसे फांसी दे देनी चाहिए। बड़बोले बेनी प्रसाद वर्मा पर बेतुके बयान देने के चलते एफआईआर दर्ज हो गई है। यूपी के गाजीपुर में कांग्रेस नेता और अभिनेत्री नगमा ने नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली।
नगमा ने यह भी कहा कि अगर मोदी का सीना 56 इंच का है तो उन्होंने वैसी सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ा जहां से बीजेपी कभी जीती ही नहीं है। नगमा ने यहां बाबा रामदेव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव को चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी को समझाएं कि पत्नी को कैसे रखें और उनका सम्मान कैसे करें। वाराणसी में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने अरविंद केजरीवाल का प्रचार किया। शरद यादव ने वाराणसी पहुंचकर कहा कि देश और काशी की संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने केजरीवाल का समर्थन किया है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने जिन मेहदी हसन की टोपी पहनने से इनकार किया था, उन्होंने वाराणसी में मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने ट्वीट करके संघ पर निशाना साधा है। शकील अहमद ने कहा कि अजमेर ब्लास्ट का कथित मास्टरमाइंड इंद्रेश को आरएसएस ने वाराणसी में प्रचार के लिए भेजा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने मौजूदा वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को भी निशाने पर लिया। यशवंत ने कहा, मेरे रिकॉर्ड की बराबरी के लिए चिदम्बरम को फिर से जन्म लेना होगा। यूपी के कुंडा में राहुल गांधी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ये बताए कि जो उनकी मार्केटिंग में पैसा खर्च हो रहा है वो कहां से आ रहा है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की यूपी में आज कई जगह रैलियां हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वाराणसी में नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज जौनपुर में रैली है, जहां आज राहुल गांधी अपने उम्मीदवार रवि किशन के लिए प्रचार करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की आज गोरखपुर और कुशीनगर में चुनावी रैलियां हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव की आज 3 रैलियां हैं। मछली शहर, जौनपुर और वाराणसी में सीएम की जनसभाओं की तैयारी चल रही है। गोरखपुर में इंडिया न्यूज के शो किस्सा कुर्सी का के दौरान जमकर हंगामा हुआ। यहां से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने कुर्सियां फेंकी और जमकर बवाल किया। इंसेफ्लाइटिस पर सवाल से भड़के योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने सवाल पूछने वाले शख्स को पकड़ लिया और बुरी तरह से पीटा। कल लोकसभा के 8वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 8वें चरण में 7 राज्यों के कुल 64 सीटों पर कल वोटिंग होगी। बुधवार को 8वें चरण के चुनाव में आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। बुधवार को ही हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। बुधवार को यूपी की कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होगा। इनमें राहुल गांधी की संसदीय सीट अमेठी के अलावा सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर के नाम भी शामिल हैं। यूपी की जिन 15 सीटों पर बुधवार को चुनाव होने हैं, उनमें बहराइच, कैसरगंज, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर और भदोही के नाम भी शामिल हैं। 7 मई को बिहार की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। 7 मई को उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। बुधवार को हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर भी वोट पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पेड न्यूज को लेकर एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पेड न्यूज मामले की जांच और कार्रवाई का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने पेड न्यूज पर यह ऐतिहासिक फैसला महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के केस में दिया है। केंद्र सरकार ने लोकपाल के चयन की प्रक्रिया में बदलाव की बात सुप्रीम कोर्ट में कही है। नोएडा के चर्चित आरुषि हेमराज मर्डर केस में डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। दलितों और राहुल गांधी पर दिए बयान के बाद दर्ज कई केस को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली की विधानसभा भंग कर फिर से चुनाव कराने की आम आदमी पार्टी की अर्जी पर अब 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में दिल्ली के सीबीआई कोर्ट में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा का बयान दर्ज किया गया। इस केस में राजा के अलावा डीएमके सांसद कनिमोई समेत 17 आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। दिल्ली में नर्सरी दाखिले पर बुधवार तक रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कंपनी के नोएडा में बने 2 टावर्स की यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोसाइटी खाली करने पर रोक जो लगी थी, उसके अंतिम आदेश को रोकने से इनकार कर दिया है। नाबालिग यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम की तरफ से जोधपुर कोर्ट में एक और अर्जी दायर कर पीड़ित की उम्र की जांच कराने की मांग की गई है। बिहार के हाजीपुर में 3 केन बम मिले हैं, जिनसे सनसनी फैल गई। पहाड़पुर इलाके में सड़क पर इन बमों को रखा गया था। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स की हत्या के मामले में उसकी बेटी और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 21 अप्रैल को हुई एक ट्रांसपोर्टर की हत्या का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
कानपुर के गोविंद नगर इलाके में छात्र लोकेश ने हॉस्टल के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुंबई से सटे ठाणे में तालाब में डूबने से पिता और बेटे की मौत हो गई। लखनऊ पुलिस ने विदेशी हथियारों और कारतूसों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।